डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये देखे थे कि किसी भी चार्ज कन्फिग्रेशन के वजह से यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है अपन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इज़ नथिंग बट इट इज जस्ट फोर्स एक्सपेंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो इसके बारे में जो छोटी छोटी चर्चाएं थी वो अपन किए थे। अब इस चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके। तो consider a charge q and we have to calculate an electric field at point P due to this point charge and separation between them is R. So what is electric field at point P? It is denoted by EP K times Q over R square. This is R cap. This is a unit vector along this vector, okay. This is a unit vector along this vector, keep in mind. तो जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो साइन ऑफ चार्ज मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि आपका जो ये यूनिट वेक्टर है आर कैप, वो इस वेक्टर के अलोंग है। यदि आपका चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, यदि आपका ये चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड इज रिपल्सिव, बट यदि आपका चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड इज अट्रैक्टिव। इफ आर कैप is a unit vector along this vector, what is the unit vector along this vector is minus r cap. So sign of charge is very important, okay. तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपका जो चार्ज का साइन है वो आपका इम्पोर्टेंट है वेक्टर के फॉर्म में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम we want to calculate only magnitude of the electric field. So EP vector mod equals to kq by r square. तो this is a electric field due to point charge. तो इसका मतलब ये है कि आपको यदि कोई चार्ज दिया हुआ है, एक सिंगल चार्ज पॉइंट, चीज़ों को फिर से समझिए। जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे, दो चार्ज के बीच में कूलम्ब्स फोर्स निकाले थे, फिर उसके बाद मल्टीपल चार्ज के बीच में कूलम्ब्स फोर्स देखे थे, अप्लाइंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब कि फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। तो वही थ्योरी यहाँ भी रिपीट होगी। अभी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो देख रहे हैं वो ड्यू टू ओनली पॉइंट चार्ज देख रहे हैं। अब आपको ऐसा आ सकता है कि स्पेस में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्ज। तो जैसे वहाँ पे हम सुपरपोजिशन लगाए थे, तो यहाँ भी हम बेटा सुपरपोजिशन ही लगाएंगे। मतलब उस पॉइंट पे इंडिविजुअल चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टोरियल सम कर लेंगे,
तो हमें उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे आप वहाँ पे यहाँ पे भी आप वही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। But when we write the expression of the electric field at any particular point in the form of the vector, sign of charge does matter, okay? यदि आपको मैग्नीट्यूड में लेना है तो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इस पे हेडिंग दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। तो यदि आप, ये भी आपका वेक्टर फॉर्म ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म समटाइम्स बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, ये सब पॉइंट है। तो आप देखिए कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, एक्स वाई, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है इस स्पेस पे, चूँकि ये हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिए हैं, ये आपका 2 डायमेंशनल स्पेस दिखाई दे रहा है, 2D स्पेस है, एक्स वाई एक प्लेन है, ठीक है। बट चार्ज 3 डायमेंशंस में रखे हैं, तो आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे वो आपके 3 डायमेंशन में होंगे, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम इस कॉपी पे चार्ज को रखे हैं तो इस कॉपी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसा बात नहीं है। हम 3 डायमेंशंस में काम नहीं करते हैं। तो अब बट आप ये समझिए कि आपका कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग जो 3 डायमेंशनल जो स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी स्पेस में होता है, ठीक है। तो कोई पार्टिकुलर्स कोई पॉइंट होंगे तुम्हारे, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो इस टाइप से यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखना है, तो मान लीजिए कि आपका कोई चार्ज यहाँ पे क्यू है, देखिएगा। बस अपन क्या करेंगे, वेक्टर को यूज़ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आपका यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है और इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है आपका, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर आपका ये है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम लोग आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर जो है आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका ये सोर्स चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर ही आर वेक्टर है। देख लीजिए यहाँ पे हम चार्ज को सेंटर था, जो ओरिजिन है, यहाँ पे भी रख करके हम आराम से कैलकुलेट कर सकते थे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चीज़ों को थोड़ा जनरल करने के लिए हम जान करके कोई चार्ज को लिए हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो ये आपका आर वेक्टर है। तो यदि आप देखा जाए तो जो आपका आर वेक्टर होगा, ये आर वेक्टर में तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। एक्स भी होंगे, वाई भी होंगे, जेड भी होंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपका स्पेस में है, ठीक है। यदि एक्स वाई प्लेन, यदि आप मान लीजिए कि आपका केवल एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो मतलब चार्ज एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसलिए आर वेक्टर यूज़ किए हैं। तो आर वेक्टर जो है आप लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे जेड के, और आर वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारे चीज़ वेक्टर वाले ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर वेक्टर है। मान लीजिए कि आपको ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ से आर पी मान लीजिए, ठीक है। आर पी
मतलब पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका RP है, और चार्ज Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका R है। ठीक है, तो ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आराम से दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसी लाइन के एलोंग होगा, और चार्ज के साइन को देखकर कमेंट कर सकते हैं कि वो रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है। तो चार्ज यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा वो भी आपका रिपल्सिव होगा। ये दिस इज फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक आपका फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक फोर्स भी समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप डेफिनेशन भी देखे थे कि इट इज़ ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बोल रही है, तो आप यहाँ से कंफर्म हो जाइए कि उस पॉइंट पे यदि हम 1 कूलम चार्ज को रखेंगे तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यदि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि लिखा जाए वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, P पे, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 जो आपका K इंटू चार्ज Q इंटू डिस्टेंस जो होगा आपका कौन सा होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा, अपन को ये डिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये भी आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ जो आर वेक्टर जो लेते हैं, तो यहाँ पर यह है कि आप जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है, आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पॉइंट पे इस वेक्टर का हेड होता है। ठीक है, इस बात को आप कॉपी पे लिख लीजिएगा कि यहाँ जो आर वेक्टर जो हम लोग लेंगे, जो ये वेक्टर है आपका, तो उस वेक्टर का जो हेड होता है वो हेड उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उस वेक्टर का जो टेल होता है वो टेल उस चार्ज पे होता है जिस चार्ज के वजह से अपन को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस वेक्टर का हेड यहाँ है और टेल यहाँ पर है। गॉट द पॉइंट? ये बात को कॉपी में बगल में लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आर वेक्टर है, बट आर वेक्टर का भाई साहब हेड कहाँ होगा और टेल कहाँ होगा ये तो आपको पता होना चाहिए। हेड कहाँ होगा बेटा? हेड वहाँ होगा जहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टेल कहाँ पे होगा? टेल वहाँ होगा जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप वेक्टर का हेड पता है, टेल पता है, तो आराम से वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपन को अब इस वेक्टर को लिखना है, तो आप देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस वेक्टर को टेम्पोरली हम एक्स वेक्टर कह दें, टेम्पोररी आप उसे एक्स वेक्टर कह दीजिए, तो आप लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू आर पी वेक्टर। ओके, तो एक्स वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। गॉट द पॉइंट? तो ये आपको एक्स वेक्टर निकल गया। ठीक है, तो एक्स वेक्टर क्या निकल गया, आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे जो इसका जो डिस्टेंस होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होगा। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस वेक्टर का लेंगे मैग्नीट्यूड, तो लिख सकते हैं आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मोड ले लिए, और इसका स्क्वायर लिखते हैं, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये तो पूरा टर्म आपका मैग्नीट्यूड है।
वेक्टर तो आपका यहाँ पर है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरे टर्म जो है आपका मैग्नीट्यूड है। तो अब क्या करेंगे, इसमें अपन को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इस वेक्टर के अलोंग है, ठीक है। तो इस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यदि हम इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को लिखें, यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा आपका आर पी माइनस आर, ठीक है। ये आपका वेक्टर है अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर में आप पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। तो यही चीज़ है, किसी वेक्टर के अलोंग, यदि ये सब एक बुक में रहते हैं डराने के लिए, तो आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ये ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्शन बता ही दी, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका किसी वेक्टर के लोग आपने लिख लिया यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो आप दूसरे पेज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा गया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कैसे लिखेंगे, तो देखिए के ये लिख लेते हैं हम लोग इंटू क्यू ओवर आर पी माइनस आर, ये सब वेक्टर है, मोड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा, आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, के क्यू ओवर आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर का होल क्यूब इंटू आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में निकल गया। दिस इज वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके। तो आप थोड़ा इसको सिंपल कर लीजिए, इनफैक्ट ये भी इसमें आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, के क्यू बाई, जैसे आर पी माइनस आर क्या एक्स था, एक्स वेक्टर का मोड क्यू इंटू एक्स वेक्टर, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं के क्यू, ये कोई जनरल टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और यहाँ पे ये आर वेक्टर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, के क्यू बाई आर वेक्टर का इंटू आर वेक्टर। तो यहाँ बताना क्यों इम्पोर्टेंट है, बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है, बट जब वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो देखो बेटा यहाँ पे क्यूब आ रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, वहाँ पे क्यूब होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करता है। या जैसे आर वेक्टर है तो आर वेक्टर और यह आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आप इसे फिर अब जो इस वेक्टर को यदि हम इसमें लिखें, क्या बोलता है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए फिर से, यूनिट वेक्टर एलोंग आर वेक्टर इज रिटेन एज आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। दिस इज ए यूनिट वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर टाइम्स आर वेक्टर। जब ये टर्म को यहाँ पे रखेंगे, देखिएगा मोड ऑफ आर, एक मोड आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे कि वहाँ स्क्वायर था तो यहाँ क्यूब कैसे आ गया, ठीक है। वहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब था, बट यहाँ भी तो कुछ है, क्लियर। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर के फॉर्म में हम किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, ठीक है।
ये बोर्ड के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट समटाइम्स प्रॉब्लम भी जो आपका 3 डायमेंशन में होगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशन प्रॉब्लम में आप वेक्टर मेथड्स यदि आप यूज़ करेंगे, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जांपल भी बहुत सारे लेंगे, ठीक है। तो 3 डायमेंशन प्रॉब्लम लेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई क्यूब है, क्यूब के सारे वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, तो आपको किसी एक वर्टेक्स पे या कॉर्नर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप एक कॉमन मेथड से आप ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए। तो ऐसे सॉल्व हो सकता है, बट इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ द 3 डायमेंशनल चार्ज कन्फिग्रेशन, यदि हम वेक्टर मेथड को ऑप्ट करें तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप एक चीज़ ये देखिए कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी तक देख रहे थे, तो आप यहाँ पे ये देख रहे थे कि F जो फोर्स है, फोर्स इज नथिंग बट विच इज़ इक्वल टू Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और आप देखे थे कि यदि आपका चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आपका चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज का जो साइन है वो आपको ये आइडिया देता है कि आपका फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो और एक पॉइंट ये भी है कि आपका यदि चार्ज जो होगा ये ज़्यादा होगा, चार्ज विल बी मोर, देन फोर्स ऑन द चार्ज विल बी आल्सो मोर। यदि चार्ज आपका लेस होगा तो फोर्स भी आपका लेस होगा। तो फोर्स तो वन पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जो आपको दिमाग में हमेशा सेट करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल सीक्रेट क्या है। व्हाट इज़ द रियल सीक्रेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? इफ़ यू नो electric field E field at any point due to the charge configuration. Sometimes charge configuration is very easy, but sometimes charge configuration is very complex. But once you know E field at any particular points, then you are able to calculate force at that point when you bring a charge q at that point। तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक बार यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जान गए तो उस पॉइंट पे आप किसी भी चार्ज को रख देंगे तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो भी आप पता कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल सीक्रेट है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। यदि हम कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब फिर से सुनिए एक बार, यदि आपका कोई भी चार्ज कन्फिग्रेशन है, कुछ भी व्हाटएवर जो भी चार्ज कन्फिग्रेशन आपका होगा, चाहे वो पॉइंट चार्ज एक सिंगल हो या मोर देन चार्ज हो या कोई कंटिन्यूस चार्ज बॉडी हो, कुछ भी हो, यदि आप उसके वजह से किसी पॉइंट पे यदि आप किसी भी तरीक़ा से यदि आप ई फील्ड जानते हैं तो बेटा उस चार्ज पे तुम कोई भी चार्ज को रख दो, तुम फोर्स आराम से निकाल सकते हो। F इक्वल्स टू क्यू ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन मंत्र है जो आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे लेक्चर में अभी तक जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं तो फोर्स के बारे में पढ़े हैं, दो चार्ज के बीच में। तो आप खुद से आप सोचिए कि दो चार्ज के बीच में क्यों फोर्स लगता था। एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे वाले चार्ज आते थे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से उस पर फोर्स लगता था। वही आपका फिर रिवर्स भी होता था, वो भी चार्ज आपका क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो आप यही चीज़ होता है, दो चार्ज था यहाँ पे, ये Q1 Q2 पे एक कूलम्बिक फोर्स लग रहा था। क्यों लग रहा था कूलम्बिक फोर्स? क्योंकि ये चार्ज जो है पूरे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट कर रहा है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जब यहाँ पता है तो यहाँ पर फोर्स निकाल सकते हैं बराबर क्यू ई, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। अब खुद देखिए कि ड्यू टू दिस चार्ज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू व्हाट, के क्यू वन बाई आर स्क्वायर। यदि आर है तो फोर्स क्या होगा, क्यू ई। तो यहाँ चार्ज कितना है, क्यू टू है, क्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की 1/r स्क्वायर। अरेंज कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की 1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही तो कूलम्ब्स लॉ आप पढ़े थे, यही तो आपका कूलम्ब्स लॉ था। तो यही चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यही आइडिया देता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग भी यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज एट पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये आप हेडिंग लिख लीजिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज एट पार्टिकुलर पॉइंट। तो जैसा आप कोलम्बिक इंटरेक्शन में आप पढ़े थे, आपका वैसा ही है, बट आपको एक बार नोट्स में आ जाए, ये आपके लिए बेहतर होगा और हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास चार्ज यहाँ पे है, कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज आपका Q2 है, यहाँ पे कोई चार्ज आपका Q3 है। तो आपका यहाँ पे जो है हम 3 चार्ज लिए हैं, तो 3 चार्ज से ही हम आपको चीज़ों को समझा देंगे, आप समझ सकते हैं। बहुत सारे चार्ज यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू टू जैसे मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज Q नोट है, रेस्ट चार्ज है Q नोट आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज Q1 इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए पॉइंट P चार्ज Q नोट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू 1। मान लीजिए आपका चार्ज ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फील्ड इज अट्रैक्टिव E नॉट ड्यू टू सेकेंड चार्ज। मान लीजिए आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट रिपल्सिव होगा E0 ड्यू टू थर्ड चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज रिटेन एज E01 प्लस E02 प्लस E03 एंड सो ऑन। दिस इज ए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो किसी पॉइंट पे यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्ज, तो आप सारे इंडिविजुअल चार्ज के वजह से वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, ठीक है। यदि आप किसी चार्ज की वजह से निकालते हैं तो जो रिमेनिंग चार्ज है उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उस चार्ज को देख कर डर जाइए, आप एक एक कर करके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए, उसके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर लीजिए। क्या कर लीजिए, वेक्टर सम कर लीजिए, तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। हम कई सारे प्रॉब्लम्स में कूलम्ब्स लॉ में भी आप लगाए थे, तो वहाँ पे हम फोर्स निकाले थे। तो जहाँ पे फोर्स निकाले थे, तो मान लो बेटा वहाँ पे चार्ज 1 कूलम्ब है, तो 1 कूलम्ब पे कितना फोर्स आ रहा था। आप कूलम्ब्स लॉ में जितने सारे प्रॉब्लम्स किए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे, सारे जहाँ पे आप फोर्स निकाले थे तो वहाँ पे कोई चार्ज था, तो वहाँ पे चार्ज आप मान लीजिए 1 कूलम्ब, तो जो आपको फोर्स आएगा वो कुछ नहीं है बेटा, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सारे कूलम्ब्स लॉ की प्रॉब्लम को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम कई प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये आपका टोटल एक थ्योरेटिकल लेक्चर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, कोर्स को वेक्टर फॉर्म में देखे थे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है प्रॉब्लम देखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो अब के जो लेक्चर होंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पे हम
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू रिंग, ड्यू टू लिनियर रॉड, इन्फिनाइट रॉड हो सकता है, ठीक है, सेमी इन्फिनाइट हो सकता है। तो अपन बेसिकली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। और निकालते निकालते मैथमेटिक्स में धीरे धीरे इंटर करेंगे। देखिए फिजिक्स को फील कीजिए, आपको मैथमेटिकल टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे और आपको धीरे धीरे ये महसूस करवाएंगे कि मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कम्प्लेक्स है। तब वहाँ पे उसी चीज़ को जब गॉस थ्योरम से निकालेंगे काफ़ी इजली, तब आपको गॉस थ्योरम का पॉइंट समझ में आएगा क्यों ये इम्पोर्टेंट है। गॉस थ्योरम एक आपका अल्टरनेटिव मेथड है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बट गॉस थ्योरम इज़ वैलिड एवरीवेयर, बट गॉस थ्योरम से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले ये भी कतई पॉसिबल नहीं है। ये गॉस थ्योरम का सीक्रेट है कि आप गॉस थ्योरम हर जगह वैलिड है, बट उस थ्योरम को अप्लाई कर करके आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले ये भी पॉसिबल नहीं है। जब पढ़ेंगे तो इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।